हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों ये सेकंड पार्ट है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का। हम फर्स्ट पार्ट में पहले ही पढ़ चुके हैं एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। उसमें मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे कॉन्सेप्ट आपको समझा रखे हैं। अगर आपने वो वाला पार्ट नहीं देखा है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। तो दोस्तों इस वाले पार्ट में हम बेसिकली समझेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोल्स और जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती है लाइक मोलैरिटी, मोलैलिटी, मास फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि मोल्स का मतलब क्या होता है। आपने जैसे सुना होगा एक डजन, ठीक है। एक डजन में कितनी क्वांटिटीज होती है? 12 क्वांटिटीज होती है। अगर आप किसी भी शॉप पे जाते हो और आप बोलते हो कि एक दर्जन मेरे को कोई चीज दे दो, तो कितनी चीज देगा आपको? 12 चीज दे देगा। तो हमने क्या करा, दर्जन एक मेजर करने की एक यूनिट बना दी। वैसे ही हमने मोल को भी मेजर करने की एक यूनिट बना रखी है। फर्क क्या होता है? एक दर्जन में 12 क्वांटिटीज होती है, एक मोल में होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 क्वांटिटीज। अब होता क्या है कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, वो क्या होते हैं? बहुत लार्ज अमाउंट में होते हैं। और लार्ज अमाउंट में होने के कारण अगर हम उसे डजन में मेजर करने लग जाए तो बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाएगा। इसलिए हमने एक नई यूनिट बनाई, और वो नई यूनिट क्या बना रखी है हमने? मोल्स बना रखी है। तो यहां पे देखो क्वांटिटीज एक्चुअली होती क्या है? पार्टिकल्स होते हैं। अब ये पार्टिकल क्या हो सकते हैं? एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? आयंस हो सकते हैं। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि ये एक मोल मार्कर है मेरे पास, तो कितने मार्कर है? एक्चुअली 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मार्कर्स है। अगर मैंने आपसे बोला कि एक कमरे में एक मोल्स ब्लू बॉल्स पड़ी हुई है, तो एक्चुअल में कितनी बॉल्स पड़ी होगी वहां पे? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 बॉल्स वहां पे होगी। तो समझ में आया आपको? एक दर्जन भी एक यूनिट है मेजर करने के लिए, जिसमें 12 क्वांटिटीज होती है, और एक मोल भी एक यूनिट होती है मेजर करने के लिए। एक्चुअली ये माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स होते हैं उसको मेजर करने के लिए हमने यूनिट बना रखी है। और उसमें कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स हो सकते हैं। अब ये जो नंबर है, इसको हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं, और इसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं हम। Na का मतलब क्या है? जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बनाया था, इसलिए बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। पूरी केमिस्ट्री में जो आपको मोल के बारे में याद रखना है वो यही चीज याद रखनी है कि एक मोल मतलब 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स है। तो इतना ही समझना है आपको। और इसकी एक टेक्निकल डेफिनेशन भी है कि अगर आपको पूछा जाए कि मोल को भाई डिफाइन करो, तो बहुत आसान है वो डेफिनेशन, वो भी हम समझ लेते हैं कि मोल की डेफिनेशन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। तो देखो मोल की जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो क्या है? देखो, 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस प्रेजेंट एज मेनी एज इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ये टेक्निकल डेफिनेशन है मोल की। इसमें क्या बोल रखा है कि 12 ग्राम अगर आप क्या लेते हो? कार्बन 12 आइसोटोप लेते हो। कार्बन 12 का अगर आप आइसोटोप ले रहे हो, कितना ले रहे हो? 12 ग्राम। उसमें जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाए, चाहे वो एटम्स आ जाए, मॉलिक्यूल्स आ जाए या आयंस आ जाए, उसी को हम क्या बोलेंगे? 1 मोल बोलेंगे। ये थोड़ी टेक्निकल डेफिनेशन है, बस आपको ऐसे समझ लेना है। लेकिन मेन चीज आपको यही याद रखना है कि 1 मोल का मतलब होता है भाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक है। अब वो पार्टिकल क्या हो सकते हैं? एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं? आयंस हो सकते हैं। और ये टेक्निकल डेफिनेशन आपने देख ली। अब हम समझते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। मोल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मोल को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है जब आपको गिवन मास दे रखा होता है, और एक तरीका होता है जब आपको क्या दे रखा होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हम दोनों तरीके समझते हैं। तो सबसे पहला मेथड मैंने आपको क्या बोला? जब आपको क्या दे रखा होगा? गिवन मास। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का, वो है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, और मोलर मास को रिप्रेजेंट करेंगे हम M से। नंबर ऑफ मोल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं N से।
ठीक है, अभी आपने मोलर मास को नहीं समझा है, मैं मोलर मास को आपको निकालना सिखाऊंगा अभी कि मोलर मास आप कैसे निकाल सकते हो। गिवन मास का मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस का कितना अमाउंट दे रखा है। जैसे मैंने आपको बोला कि 90, ठीक है, मैंने आपको बोला 90 ग्राम ऑफ H2O है, इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो यहाँ पे देखो 90 ग्राम तो क्या हो गया, उसका गिवन मास हो गया। मोलर मास हम निकाल सकते हैं और फिर यहाँ पे फॉर्मूले में रखोगे N इज इक्वल टू होता है W/M, आपका आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। तो ये पहला मेथड है जब आपको क्या दे रखा होता है, गिवन मास दे रखा होता है। और सेकंड मेथड में आपको क्या यूज करना है, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे होते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड देखते हैं। जब आपको क्या दे रखा होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रोस नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, Na बोलते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, N इज इक्वल टू N/Na। ठीक है, अब कई बार देखो क्वेश्चन कैसे बन जाता है, जैसे आपको बोलते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻25, ठीक है, आपको कई बार क्या बोलेंगे, 6.022 इंटू 10⁻25 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O है, और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये वाला फॉर्मूला लगा के, क्योंकि यहाँ पे जो आपको गिवन है वो एक्चुअली में क्या गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट मेथड आपको कब यूज करना है, जब आपको गिवन मास दे रखा है, और सेकंड मेथड कब यूज करना है, जब आपको क्या दे रखा होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे होंगे। ठीक है, वो पार्टिकल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। और दोस्तों आप दोनों फॉर्मूले को रिलेट करके एक दूसरी चीज भी निकाल सकते हो। जैसे अगर हम दोनों फॉर्मूले को रिलेट करें, तो पहला फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला ये वाला था। ठीक है, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला है और ये क्या है, सेकंड फॉर्मूला है। तो अगर हम दोनों फॉर्मूले को इक्वेट कर दे तो फॉर्मूला देखो क्या बन जाएगा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ लेते हैं, आपको गिवन मास दे रखा होता है, मोलर मास आप निकाल लेते हो, एवोगैड्रोस नंबर आपको पता है, और आपसे पूछेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालो, तो आप इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो। या फिर आपसे देखो इन तीनों, मतलब कहने का मतलब ये है, इन चारों में से कोई तीन चीज देकर वो आपसे चौथी चीज पूछ सकता है। तो आप दोनों फॉर्मूले को इक्वेट करके भी अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। इसके ऊपर हम अभी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको फर्स्ट मेथड समझाया और सेकंड मेथड समझाया। जैसा कि आपको पता है फर्स्ट मेथड में किसका यूज होता है, मोलर मास का यूज होता है। तो हम समझते हैं कि मोलर मास का मतलब क्या है। अब हम समझते हैं मोलर मास आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो और मोलर मास का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हो, इसका नाम ही क्या है, मोलर मास। मोलर मतलब क्या है, मोल, और मास का मतलब तो आप समझते ही हो। तो अगर एक मोल का आप मास निकाल दो, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का अगर आप मास निकाल दो, उसी को हम क्या बोलेंगे, मोलर मास बोलेंगे। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो डेफिनेशन में देखो क्या पता चलेगा आपको कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस is called its molar mass। ठीक है, तो एक मोल किसी भी सब्सटेंस का अगर आप क्या निकाल दो, मास निकाल दो, तो एक्चुअली में आप निकाल क्या रहे हो, मोलर मास। ये सिर्फ एक नाम दे दिया है कि अगर आप इतने क्वांटिटीज का मास निकाल रहे हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसका मोलर मास बोलेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप 1 मोल मार्कर का मास निकाल दे रहे हो, तो एक्चुअली वो होगा क्या, वो उसका क्या होगा, मोलर मास होगा। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो मोलर मास है वो आप किस में निकालते हो, ग्राम्स में निकालते हो। तो आप लिखोगे क्या, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड और यूज कर लेना, इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। अब हम निकालते हैं कि किसी भी एटम का मोलर मास कैसे निकाल सकते हो। जैसे मान लिया मेरे को क्वेश्चन में बोल रखा है, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रखा है कि ऑक्सीजन एटम का आपको क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है।
तो मतलब क्या है आपको समझ में आना चाहिए। वो मोलर मास बोल रहा है, इसका मतलब है एक मोल ऑक्सीजन एटम का आप क्या निकाल दो, मास निकाल दो। तो एक्चुअल में आप निकाल क्या दोगे, उसका मोलर मास निकाल दोगे। तो आप निकालो यहां पे मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, मतलब एक मोल ऑक्सीजन एटम का मास निकाल दो। तो हम ऐसा कर सकते हैं, अगर मैं एक एटम का मास निकाल दूं ऑक्सीजन का और उसको मल्टीप्लाई कर दूं एक मोल से, तो आपके पास आ जाएगा मोलर मास। क्योंकि मोलर मास का मतलब क्या होता है, एक मोल का मास। तो हम ऐसे लिखेंगे मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इनटू में एवोगैड्रोस नंबर। अब एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है, ठीक है, एक ऑक्सीजन का जो मास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका एटॉमिक मास बोलते हैं। और आपको नहीं पता है तो आप पहली वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने आपको बिल्कुल समझा रखा है कि एटॉमिक मास आप कैसे निकाल सकते हो। तो ऑक्सीजन एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो एक्चुअल में कितना होता है, 16 AMU होता है। मल्टीप्लाई आपको किससे करना है, एवोगैड्रोस नंबर से। तो एवोगैड्रोस नंबर कितना होता है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अब देखो यहां पे जो हम मोलर मास निकालते हैं वो एक्चुअली किस में निकालते हैं, ग्राम में निकालते हैं। तो हम AMU की जगह क्या रखेंगे, ग्राम्स वाली वैल्यू रखेंगे। तो 1 AMU इक्वल टू कितना होता है, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स होता है। ठीक है, 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स होता है। इंटू में आप क्या करोगे, 6.023 इंटू 10 टू द पावर क्या कर दोगे, 23 कर दोगे। अब दोस्तों आप इस दोनों को सोल्व करोगे तो एक्चुअल में आ कितना जाता है, 1 आ जाता है। अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 1 आएगा। आप सोल्व करके देख लेना मल्टीप्लाई करके, क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर -24 है, यहाँ पे 23 है। इन दोनों को आप सोल्व करोगे तो 10 की पावर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप अप्रोक्स में कितना आता है, 1 आता है। तो 1 इंटू में ये 10 की पावर -1 क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो एक्चुअल में बन क्या जाता है आपके पास, 16 ग्राम बच जाता है। तो आपने देखा कि जो ऑक्सीजन एटम का जो मोलर मास आया वो कितना आया, 16 ग्राम आया। तो आप इसको बहुत आसानी तरीके से याद रख सकते हो कि जो भी किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास होता है और आपको उसका क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है, तो बस आपको क्या लगाना है, ग्राम लगाना है। मैं आपको दोबारा समझा देता हूं हमने करा कैसे। देखो मोलर मास का मतलब होता है भाई एक मोल का मास। अब आपको एक मोल का मास निकालना है, तो आपने क्या करा, एक एटम का मास लिया और उसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया, एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, एक एटम का जो मास था वो कितना था, 16 AMU था। एवोगैड्रोस नंबर की आपने वैल्यू रख दी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा। हमने क्या करा, AMU की जगह क्या रखा, ग्राम में वैल्यू रखा, क्योंकि आपको पता है मोलर मास हम किस में निकालते हैं, ग्राम्स में निकालते हैं। तो इन दोनों को सोल्व करके अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 1 आएगा। तो 16 इंटू में 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 ग्राम। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑक्सीजन एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 16 AMU होता है। और उसका जो मोलर मास आया वो कितना आया, 16 ग्राम आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, AMU की जगह सिर्फ ग्राम लिख दोगे तो आपके पास किसी भी एटम का क्या आ जाएगा, उसका मोलर मास आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास H2O का मॉलिक्यूल है, तो H2O का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होएगा, आप बताओ। 2 इंटू में 1 प्लस में क्या हो जाएगा, 16 इक्वल टू हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 क्या आ जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास, उसे आप किस में लिखते हो, U में लिख दोगे। अगर मैं आपसे पूछूं इसका मोलर मास बताओ, तो बस क्या करना है आपको, 18 की जगह क्या लिख दोगे, 18 ग्राम लिख दोगे। तो 18 ग्राम किसके क्या आ गया, इसका क्या आ गया, मोलर मास आ गया। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, मोलर मास का मतलब होता है एक मोल का। तो हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, पर मोल लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिख देंगे, 18 ग्राम पर मोल। इसका मतलब है एक मोल का ये मास आ गया। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपने लिखा है 16 ग्राम, तो इसके साथ और लगा दो, आप क्या लगा दो, पर मोल लगा दो। पर मोल का मतलब यही है कि आप भाई एक मोल का मास बता रहे हो, कितना आ गया, 16 ग्राम। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि सोडियम है, तो सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है, 23 AMU होता है एटॉमिक मास। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि इसका मोलर मास बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो AMU लिखा हुआ है इसके साथ इसकी जगह क्या लगा दो, आप ग्राम लगा दो। और एक मोल का है तो आप लिख दो ग्राम पर मोल। तो ये जो 23 ग्राम पर मोल आया, ये क्या आ गया, इसका मोलर मास आ गया होगा।
तो आई होप आपको ये समझ में आया कि मोलर मास हम कैसे निकाल सकते हैं किसी भी एटम का या फिर किसी भी मॉलिक्यूल का, जैसे हमने H2O का निकाला। अब हम जो हमने कैलकुलेशन ऑफ मोल्स के फॉर्मूले पढ़े थे दो, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं सोल्व। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 90 ग्राम ऑफ H2O मॉलिक्यूल। सेकंड क्वेश्चन में बोल रखा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 196 ग्राम ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल। और थर्ड क्वेश्चन में बोल रखा है आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं इतने पार्टिकल से, किसके, सोडियम एटम के। तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के आपके पास 2 फॉर्मूले थे, एक तो गिवन मास वाला था और एक क्या था आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि कब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो अगर आप पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ोगे तो आपको क्या दे रखा है 90 ग्राम ऑफ H2O मॉलिक्यूल दे रखा है। तो ये जो दे रखा है मास H2O का, इसे हम क्या बोलेंगे, उसका गिवन मास बोलेंगे। तो यहाँ पे मतलब है फर्स्ट फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो आपको पता है सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूले में जो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला था क्या था, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, गिवन मास देखो कितना दे रखा है 90, तो आप लिख दोगे 90 ग्राम। नीचे क्या रखना है हमें, मोलर मास रखना है। और मोलर मास कैसे निकालोगे आप H2O मॉलिक्यूल का, तो जैसे आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हो बस उसमें क्या लिखना है आपको, ग्राम पर मोल लगा देना है। तो H2O है, यहाँ पे कैसे निकालोगे, 2 इंटू में 1 प्लस में क्या लिखोगे 16 लिखोगे, तो कितना हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ठीक है, तो मोलर मास लिखोगे 18 ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कैंसल, 18 से 90 काटोगे तो कितना आ जाएगा 5, तो N इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 मोल। ये पर मोल ऊपर जाके क्या बन जाएगा, मोल बन जाएगा। तो पहले वाले जो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, नंबर मोल्स कितने आ जाएंगे, 5 मोल आ जाएंगे। अब सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में भी आपसे बोल रखा है, ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रखा है कि 196 ग्राम ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल में आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो यहाँ पे भी आपको गिवन मास दे रखा है। तो अगर आपको गिवन मास दे रखा है तो आपको पता है फॉर्मूला होता है N इक्वल टू W/M। गिवन मास कितना है भाई 196 है, और मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हो H2SO4 है। ठीक है, 2 इंटू में 1 प्लस में सल्फर का कितना होता है 32 प्लस में 16 इंटू में कितना हो जाएगा 4। सबको अगर आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 98 ग्राम पर मोल आ जाएगा। यहाँ पे रख दोगे आप कितना आ जाएगा 98। ठीक है, यहाँ पे ग्राम लिखा, यहाँ पे लिखोगे ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 98 से 196 कितना आ जाएगा 2 पे जाएगा, N इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 मोल। तो H2SO4 के कितने मोल्स हैं, 2 मोल हैं। कितने में 196, अगर आप ग्राम ले रहे हो H2SO4 का तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, 2 मोल्स आ जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं, और अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखा होता है तो आपको पता है फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, सेकंड मेथड वाला। सेकंड में क्या है, N/Na यूज करते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो आपको दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 25। नीचे हम क्या रखेंगे, एवोगैड्रोस नंबर आपको पता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है 23। ठीक है, ये सोल्व करोगे अप्रोक्सीमेटली 1 पे चला जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो N इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 की पावर 2 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। कभी आपको गिवन मास दे रखा होगा और कभी आपको क्या दे रखा होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे होंगे। तो दोनों टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए। एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है कि मैंने आपको बताया था कि दोनों फॉर्मूले को आप इक्वेट कर सकते हो। अगर आपको गिवन मास भी दे रखा हो, मोलर मास आप निकाल लोगे, और आपसे पूछ रहे नंबर ऑफ पार्टिकल निकालो, उस पर भी मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे रखा है, जैसा कि आप देख सकते हो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा भी जाता है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 1 ग्राम आपके पास AU है, गोल्ड। सेकंड में 1 ग्राम सोडियम, थर्ड में 1 ग्राम लिथियम, और फोर्थ में आपके पास 1 ग्राम ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल। तो आपसे पूछ रखा है कि सब इन चारों में से किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो आप दोनों फॉर्मूले को यूज करोगे। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इज इक्वल टू क्या होता है, N अपॉन में Na। तो सबसे पहले तो आप ये देखा करो कि आपको क्या चीज गिवन है और क्या चीज पूछ रखी है। तो देखो सब में 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम गिवन है, तो ये क्या गिवन है आपको, गिवन मास है।
मोलर मास आपको निकाल सकते हो, एवोगैड्रोस नंबर आपको पता है, और एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या पूछ रखा है, नंबर ऑफ एटम्स। तो एक्चुअल में आपको निकालना क्या है, आपको एन निकालना है। तो आप फर्स्ट वाला करो, तो फर्स्ट में आप क्या करोगे, गिवन मास कितना रखोगे, गोल्ड का 1, मोलर मास कितना होता है गोल्ड का 108 होता है, ठीक है, इज इक्वल टू एन, और एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 23। आप सोल्व करोगे तो n इज इक्वल टू ये इधर चला जाएगा, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा 23 अपॉन में 108। n की वैल्यू इतनी आ गई नंबर ऑफ पार्टिकल्स की। सेकंड वाले केस में आप ऐसे करोगे, ठीक है, तो सेकंड वाले केस में भी n आप ऐसे निकाल सकते हो डायरेक्ट, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और नीचे क्या आ जाएगा उसका मोलर मास। तो सोडियम का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है 23 होता है। थर्ड वाले केस में आप देखो, थर्ड वाले केस में भी, ठीक है, हमने क्या करा, यही फॉर्मूला यूज करा है और उसी से हमने क्या निकाल दिया, n निकाल दिया। तो थर्ड वाले केस में भी हमने करा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, नीचे इसका क्या हो जाएगा, लिथियम का मोलर मास वो कितना होता है 7 होता है। फोर्थ वाले में देखो आप, तो फोर्थ वाले में Cl2 है, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और Cl2 का जो मोलर मास होता है, ठीक है, कितना होता है 35.5 होता है एक Cl का, यहाँ पे Cl2 है, इंटू में 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 71, तो नीचे कितना आ जाएगा 71। अब आपको सारे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो फर्स्ट वाले केस में डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है 108, सेकंड वाले में 23, थर्ड वाले में 7, और फोर्थ वाले में कितना आ रहा है 71 आ रहा है। न्यूमरेटर चारों के केस में क्या है सेम है, और आपसे पूछा गया है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स किस में है। तो भाई सिंपल सी बात है, जिसका डिनोमिनेटर कम होएगा, स्मॉल होएगा, उसकी जो वैल्यूज है वो क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो सबसे कम डिनोमिनेटर किस में है, देखो आप थर्ड वाले केस में है। तो लार्जेस्ट, क्योंकि देखो आप ऊपर वाले में तो सब में सेम है, डिपेंड कर रहा है नीचे वाला, और अगर डिनोमिनेटर ज्यादा होएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, स्मॉल आएगा, और डिनोमिनेटर सबसे कम किस में है, थर्ड वाले केस में। इसका मतलब जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1 ग्राम लिथियम में लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो इस तरीके से जो थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन होते हैं कि आप दोनों फॉर्मूले को इक्वेट करके कैसे सोल्व कर सकते हो, वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब हम समझते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती है लाइक मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, हम कैसे कर सकते हैं सोल्व।